जैसे शिवराज सिंह चौहान के बेटे की बात कर रहे हैं, जिस तरह सिंधिया के बेटे की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा भी जो कई सारे ऐसे दिग्विजय सिंह उनके बेटे की आप बात कर सकते हैं, कमलनाथ उनके बेटे की आप बात कर सकते हैं, वो खुद भी एमपी हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो लगातार परिवारवाद की जो कह सकते हैं कि उनका जो मत है वो लगा, ऐसा नहीं है कि वो बचकानी हरकत कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने काम नहीं किया, वो देखिए स्पष्ट तौर पर उनका अगर आप बयान को ध्यान से सुने तो चाहे लाडली योजना की बात करें, देखिए लाडली योजना पर यही बीजेपी है ना जो कह रही थी पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक जो किस्तें आई उसमें तो पैसा बढ़ा नहीं है। तो शायद वो इसी का ध्यान कहीं ना कहीं दिला रहे हो, क्योंकि लाडली जो योजना है वो शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीब है, और जितनी भी महिलाएं हैं वो अक्सर ये बात कहती हुई नजर आई कि जो लाडली उनकी बहनें भी कहा जाता है कि आप जा रहे हो भैया, हमारा क्या होगा। तो ऐसी जो तमाम सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनको नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। परिवारवाद ये शब्द भारतीय राजनीति में बहुचर्चित है। ज्यादातर कांग्रेस पर वार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल करती हुई नजर आती है, और हमने देखा भी कि कई कांग्रेस के बड़े नेता खुद तो राजनीति में रहे, लेकिन जब उनके बेटों ने एंट्री ली या उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने एंट्री ली तो तुरंत उनको भी यहाँ पर चुनाव लड़ा के मंत्री बना दिया गया। सचिन पायलट हो, चाहे यहाँ खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, यहाँ पर कई ऐसे नेता थे जिनको यहाँ पर उनके पिता या उनके परिवार के किसी बड़े सदस्य को देखते हुए, यानी उनकी तर्ज पर उनको यहाँ पर सीट मिली या फिर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, और चुनाव लड़के जीते तो मंत्रिमंडल में भी मौका मिला। लेकिन ये जो परिवारवाद का शब्द है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अलग सा बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि युवाओं को मौका देते हैं, युवाओं को मौका देना है, और उन युवाओं में उनके ही नेता के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। यानी शब्द एक, लेकिन परिभाषा दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं अलग बनती हुई नजर आती है। लेकिन अब यहाँ पर दो नामों की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, यहाँ पर सिंधिया के बेटे और शिवराज सिंह चौहान के बेटे। जब से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने बयान जब से दिया है कि वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए सरकार से भी लड़ जाएंगे, और सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, यानी सीधा सीधा कहा जा रहा है कि वो मोहन यादव से यहाँ पर भिड़ जाएंगे। यानी उनका ये भाषण देखा जाए तो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित समझ आता है, और कहीं ना कहीं वो राजनीति की कला अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीख भी रहे हैं, और लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे राजनीति में उतर सकते हैं। लेकिन क्या वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से उतर पाएंगे? जिस तरीके के उनके बयान हैं, कहीं ना कहीं वो भाजपा के खिलाफ है, वो नए नवेले सीएम मोहन यादव के खिलाफ है, और ऐसे में राजनीति शुरू करने से पहले ही अपनी पार्टी से पंगा लेना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने उनका सपोर्ट करा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने कई बार देखा है कि एक परिवार के दो लोग, एक बीजेपी में है तो दूसरा कांग्रेस में, एक सपा में है तो दूसरा बसपा में है, एक बसपा में है तो तीसरा टीएमसी में है। यानी हमने ऐसे कई परिवार देखे हैं जो एक पार्टी में नहीं बल्कि कई अलग अलग पार्टी में है। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो खुद तो समाजवादी पार्टी में है, और यहाँ पर उनकी बेटी सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। यानी बीजेपी का भी साथ ले रखा है और सपा का भी साथ है, और परिवार के ही दो लोग हैं। तो क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान तो भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन उनके बेटे को यहाँ पर कांग्रेस ऑफर दे सकती है, और हम राजनीति में फिर देख सकते हैं कि एक ही परिवार से दो व्यक्ति अलग अलग पार्टी में हैं। यह बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, और इसी बड़े सवाल को लेकर हम आज अमन सर के पास हैं, उनसे यहाँ पर इसका जवाब मांगेंगे, यहाँ से जानेंगे कि क्या वो इन सब के बारे में सोचते हैं, और ये राजनीति कितनी कारगर होती है परिवार के लिए भी कि वो अलग अलग पार्टियों से अलग अलग चुनाव लड़ें और यहाँ पर अलग दो पार्टियों पर अपना वर्चस्व जुड़ाएं, या फिर इसमें शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा घाटा होगा। देखिए, बिल्कुल अगर परिवारवाद की बात की जाए तो बीजेपी ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर वार किया है, लेकिन अगर आप देखें दौलत गौर से तो मेरे ख्याल से हर एक बड़ी पार्टी उसमें कहीं ना कहीं आपको परिवारवाद दिख जाएगा। कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि एक लंबी जो लिस्ट आपको देखने को मिलती है, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद कह सकते हैं उनकी जो पत्नी सोनिया गांधी, उनके बाद उनके बेटे राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, यानी कि एक पूरी तरह से परिवारवाद का जो संचालन है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता रहा है। उसी का निशाना भी उनके ऊपर बारंबार साधा जाता रहा है। वहीं अगर
समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, हम आरजेडी की बात करें तो जिस तरह से जो लालू हैं उनके बाद उनके बेटे जो तेजस्वी हैं। इसके अलावा अगर हम साउथ में जाएँ तो वहाँ भी तमाम सारी पार्टियाँ ऐसे देखने को मिलती हैं। ओवैसी की पार्टी भी कहीं न कहीं उनके पिता और उसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर की पार्टी उसमें भी फारूक अब्दुल्ला फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, तो ये लिस्ट कम नहीं होने वाली है। ये सिर्फ़ कांग्रेस को टारगेट करने का एक तरीका हो सकता है बीजेपी का। लेकिन खुद बीजेपी की अगर हम बात कर लें तो जो अनुराग ठाकुर इस समय खेल मंत्रालय सँभालते हैं, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के 2 बार शायद सीएम रह चुके हैं। तो हमेशा ये देखने को मिलता रहा है, लेकिन जो लड़ाई है हमेशा देखने को मिली है कि वो कांग्रेसी खेमे को लेकर ज़्यादा रही है कि भई राहुल गांधी को तो बैठे-बिठाए सीट मिल गई, राहुल गांधी को तो बैठे-बिठाए जो पद मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों में कहीं न कहीं, और सिर्फ़ पार्टियों की बात क्यों करें, तमाम बिज़नेस और तमाम फ़िल्में और तमाम जो भी महकमे हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं विरासत देखने को मिलती रही है। अगर मुकेश अंबानी की जो है जो कह सकते हैं अंबानी ग्रुप के एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं, तो उनके पिता धीरूभाई अंबानी थे। अब उनके बच्चे कहीं न कहीं नज़र आते हैं, चाहे ईशा आकाश, चाहे जो दूसरे बच्चों की बात करें, तो ये अमूमन देखा गया है कि वहाँ पर लगातार परिवारवाद हावी रहता है। अब इसका कितना फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, कितना कांग्रेस को मिलता है, ये एक अलग कहानी है। आपने कहा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बेटे की बात कर रहे हैं, जिस तरह सिंधिया के बेटे की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा भी जो कई सारे ऐसे दिग्विजय सिंह उनके बेटे की आप बात कर सकते हैं, कमलनाथ उनके बेटे की आप बात कर सकते हैं, वो खुद भी एमपी हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो लगातार परिवारवाद की जो कह सकते हैं कि उनका जो मत है वो लगातार रहता है कि हमारे परिवार से ये बच्चे जो हैं आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि परिवार भले ही आपको आगे बढ़ा दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सफल ही होंगे। आखिर में वोट देकर ही आपको कहीं न कहीं सांसद या विधायक चुनना है, तो क्या वो लोग करेंगे और क्या उसका पार्टी पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, और इसका कोई ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इसका कोई बहुत नुकसान है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अमूमन देखा जाता रहा है कि अगर परिवारवाद है, तो उसके बच्चे जो हैं उसी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल जिस तरह अब शिवराज के बेटे ने मोर्चा सँभाला है और जिस तरह से उन्होंने जो कार्तिकेय चौहान हैं, उन्होंने जो बात कही है, उसके बाद लगातार ये बात उठी है कि क्या अब वो भी राजनीति विरासत को आगे बढ़ाते हुए नज़र आएँगे, जो कि बीजेपी की अमूमन परंपरा नहीं है। यानी कि लगभग जो नेता हैं, भले ही उनके बच्चे कुछ और कर रहे हों, किसी और फ़ील्ड में हों, लेकिन ज़्यादातर एमपी या एमएलए या जो भी बड़े पदों पर हैं, उनके बच्चे अमूमन जो है राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए नज़र नहीं आते। यही बात पीएम मोदी से लेकर तमाम आला जो कह सकते हैं कि नेता हैं, वो कहते हुए नज़र आते हैं। हमें मोदी जी का तो कोई संतान नहीं है, शादी करने के बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। लेकिन अमित शाह की अगर बात करें, उनके बेटे जय शाह, वो एक अलग फ़ील्ड में नज़र आते हैं। जो हम और भी नेताओं की बात कर सकते हैं, वो भी कहीं न कहीं नज़र आते हैं। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार परिवारवाद का हिस्सा तो है, लेकिन उसका कितना फ़ायदा, कितना नुकसान होता है, ये एक अलग कहानी है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को जो आगे बढ़ाया, सिंधिया के बेटे के लगातार जो आगे बढ़ने की खबर आ रही है, कितना फ़ायदा उनको होता है और पार्टी उनको कितना सपोर्ट करती है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर जो बयान कहा जा रहा है कि ये सीधा बीजेपी के खिलाफ है और अगर उनको राजनीतिक मौका चाहिए तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस नेता जैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उनको लोकसभा का ऑफर यहाँ पर दिया जा सकता है? जो हम स्थिति यूपी में देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी में है, लेकिन उनकी बेटी बीजेपी से है, तो क्या एक बड़ी चीज हमें यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, और राजनीति में कोई संभावना को हम टाल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भई आने वाले वक़्त में ये नहीं होगा। कल तक शिवराज सिंह चौहान सबसे मज़बूत चेहरा जो है बीजेपी का मध्य प्रदेश के अंदर थे। आज देखिए उनका जो चेहरा वो पोस्टर तक से गायब हो जाता है। तो ये संभावना और जो अटकलेबाज़ी है, इसको लेकर हम पूरी तरह नकार नहीं सकते। दौलत ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये नहीं होगा। आपने सही एग्ज़ाम्पल दिया कि स्वामी जो मौर्य हैं वो जो एसपी में हैं, उनकी बेटी जो संघमित्रा वो बदायूं से सांसद हैं और बीजेपी में अभी तक भी हैं। तो ऐसे में हर चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप लगातार बोल रहे हैं तो पार्टी उसका बदला आपके बच्चों से या आपके जो कह सकते हैं करीबी जो लोग हैं उनसे निकालेगी। और ये हमेशा बारंबार देखा जाता रहा है कि एक जो कह सकते हैं कि जो परिवार में एक शख्स जो है कह सकते हैं कि एक दीगर पार्टी में होगा तो दूसरा शख्स जो है दूसरी पार्टी में भी हो सकता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं। अब ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी से खातिर नाराज़ भी चल रहे हैं, क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे? क्या उनका बेटा ही अब कहीं न कहीं सांसदी के लिए लड़ता हुआ नज़र आएगा? क्या उनको कांग्रेस पार्टी के टिकट पे उतारा जाएगा? तमाम ऐसे अगर-मगर हैं जिसका जवाब मेरे ख्याल 2024 के आते-आते ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अमूमन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पार्टी से बगावत करते नहीं हैं। लेकिन जब अति हो जाती है तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ता है। तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसी बड़ी जो कह सकते हैं कि
जो बीजेपी के अंदर जो 2 हिस्से हो जाएँ और शिवराज सिंह चौहान एक हिस्से के अध्यक्ष बनकर बीजेपी का से निकली हुई एक पार्टी बन जाए, तो कहना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी से आज 20-30 पार्टी हम देखते हैं कि बन गई हैं, तो बीजेपी में भी हो सकता है, क्योंकि जिस मठ पे ज़्यादा जोगी होते हैं, उसका उजड़ना तय माना जाता है। और वही है कि एक-एक सीट पर आप देखें, कई-कई नाम निकल कर सामने आते हैं। एक ही पद के लिए कई-कई नामों पे चर्चा होती है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप जो है जो राजस्थान की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, कि एक ही पद के लिए तमाम सारे बीजेपी के पास आज विकल्प हैं। और नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यही बन जाती है कि जब आपके पास चेहरे होते हैं और जब उसमें से आप छँटाई करते हैं, तो जो भी लोग छँटते हैं इसमें, वो ये सोचते हैं सबसे योग्य मैं था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। ऐसे में राज्य और लगातार हम बस शिवराज सिंह चौहान का ज़िक्र कर सकते हैं, जो लगातार ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन बीजेपी ये सोच रही है कि अगर एक के बाद एक इन्हीं पुराने चेहरों को मौका दिया जाता रहेगा, तो आखिर नए लोगों को मौका कब मिलेगा? तो अपने-अपने तरीके हैं, लेकिन कितना इन चीज़ों से कितना जो नेता हैं वो खुश रहते हैं, कितना उनसे जो मुतमईन हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प है। क्योंकि अब तक शिवराज सिंह चौहान के बयानों से ऐसा लगता नहीं है दौलत कि वो ज़रा भी बीजेपी के इस फैसले से खुश हैं। वो ये कहते हैं कि मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूँ। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि अभी भी वो बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी से नाराज़ हैं, और हो सकता है कि इस नाराज़गी का जो खामियाजा है बीजेपी को 2024 के चुनाव में भुगतने को मिल जाए। एक आखिरी सवाल यहाँ पर करेंगे और उसको संक्षिप्त में ख़त्म करेंगे। क्या हम देख सकते हैं कि जो ये बयान यहाँ पर उनके बेटे ने दिया जी। कि सरकार के खिलाफ भी वो लड़ जाएँगे, जी। तो क्या ये बयान वो आधार बन सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को जो मौका आगे मिलने वाला था, संभावित मौका, तो क्या वो भी उनके हाथ से छीन सकता है? यानी उनके बेटे ही उनके राजनीति का जो है काल एक तरीके से बन गए कि राजनीति वो ख़त्म कर नज़र आए, क्योंकि उनके बयान में कहीं न कहीं कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि वो भी बच्चे हैं। यहाँ पर उनके बयान में एक युवा जोश देखा जा सकता है, लेकिन वो पार्टी के अनुसार चलेंगे तो ही ठीक रहेगा। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता दौलत की, ये हम नहीं कह सकते कि वो छोटे हैं, बच्चे हैं और जो बयान दे रहे हैं। देखिए, अब उनके अंदर समझदारी है, वो लॉयर हैं, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में, कोई ये नहीं है कि वो दूध पीते बच्चे हैं, 4-5 साल की उम्र में उठ के उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैंने आपसे वायदा किया, मेरे पिता ने नहीं किया है, और अगर सरकार आपके वायदों को पूरा नहीं करती है, तो मैं सरकार से भी लड़ जाऊँगा, उसके खिलाफ चला जाऊँगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बचकानी हरकत कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने काम नहीं किया, वो देखिए स्पष्ट तौर पे उनका, अगर आप बयान को ध्यान से सुने, तो चाहे लाडली योजना की बात करें, देखिए लाडली योजना बस यही बीजेपी है ना, जो कह रही थी पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक जो किस्तें आई उसमें तो पैसा बढ़ा नहीं है। तो शायद वो इसी का ध्यान कहीं न कहीं दिला रहे हों, क्योंकि लाडली जो योजना है वो शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीब है, और जितनी भी महिलाएँ हैं वो अक्सर ये बात कहती हुई नज़र आई कि जो लाडली उनकी बहनें भी कहा जाता है कि आप जा रहे हो भैया, हमारा क्या होगा? तो ऐसी जो तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं उनको अटैच करती हैं, और यही बात वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर लाडली बहनों के साथ में कोई भी नाइंसाफ़ी हुई, तो वो खुलकर सामने आ जाएँगे और बीजेपी के खिलाफ भी वो जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है, ज़ाहिर बात है कि वो कोई ना कोई बड़ा स्टैंड लेंगे, हो सकता है अलग पार्टी बना लें, या फिर हो सकता है जिस तरह कांग्रेस पार्टी उनके करीब आने की कोशिश कर रही है, तो उनके ही टिकट पे कहीं न कहीं वो चुनाव लड़ते हुए नज़र आ जाएँ। तो कह सकते हैं कि जो संभावना है वो तो हमेशा बनी रहती है, शून्य नहीं होती, और इसी वजह से कहीं न कहीं जो ये पूरे का पूरा माहौल है, ये ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या उनके बेटे कोई एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है। बिल्कुल, लगातार यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या उनके बेटे अब मिलकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर मध्य प्रदेश में उठा सकते हैं। तो देखना होगा कि बड़ा फैसला क्या होगा और यहाँ पर संभावनाएँ कहाँ तक जाएँगी और यहाँ पर क्या-क्या अब राजनीति में संभव होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।